पराभवाच्या धक्क्यातून जर ते अजूनही बाहेर आले नसेल तर माझी एक त्यांचा हितचिंतक म्हणून एक सूचना आहे की पराभवाच्या धक्क्यातून बाहेर येण्यासाठी योग्य विश्लेषण करा। लाडकी बहीण योजनेमध्ये निवडणुकीच्या अगोदर जे 2,33,00,000 बहिणींच्या खात्यामध्ये सरकारच्या माध्यमातून 1,500 रुपये प्रत्येकी पाठवण्यात आले महिन्याला, तेव्हा तुम्ही विरोध करत राहिलात। आमच्या लाडक्या बहिणींच्या मनात हे काँग्रेसचे नेते हे आपले हितचिंतक नाही हा भाव तयार झाला। तुम्ही कोर्टात गेला योजना बंद करा म्हणून, कशा आमच्या लाडक्या बहिणी तुम्हाला मतदान करणार? आणि लोकसभेच्या निवडणुकीपेक्षा 43,325,000 महिला भगिनी या लोकसभेच्या निवडणुकीपेक्षा जास्त मतदानासाठी निघाल्या। दुसरीकडे विश्वगौरव देशगौरव नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात मग मान्य अमितभाईंच्या अतिशय सूक्ष्म नियोजनात ही निवडणूक लढवली गेली आणि आमचे 3 खंबीर सेनापती निवडणुकीत होते। त्यांच्या नियोजनातील अंमलबजावणीवर जेव्हा निवडणूक लढवली गेली तेव्हा विजय प्राप्त होणार आहे। तुम्ही रडणं थांबवा। दुसरीकडे तहुवर राणा जो 26/11 मधील एकंदरीत या कटामध्ये सामील असलेले एक आरोपी होता, त्याचा अमेरिकेतून आता उद्या पहाटे भारतामध्ये प्रत्यार्पण होत आहे। सातत्याने भारताने पाठपुरावा केला होता। कशा प्रकारे यापुढे शिक्षा व्हावी, काय आणखी उलगडा या 26/11 हल्ल्यासंदर्भात होऊ शकतो? नाही, एक तर माहिती घेतली पाहिजे। या देशाची प्रतिमा ही जगभर अशीच गेली पाहिजे कि अगर इस देश की और गलत आंखों से गलत नज़र से आप देखोगे तो ये जन्म में तो आपकी आंखें फूटेगी, मगर 10 जन्म तक आपको अंधा पैदा होना पड़ेगा। आणि अशी कायद्याची भीती निर्माण करायची असेल तर जे आतंकवादी कृत्यामध्ये सहभागी होतात किंवा त्याला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठिंबा देतात ते जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात असू द्या ना, त्यांना शोधून आणलं पाहिजे। मी भारत सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो। 26/11च्या या आतंकी हमल्यामध्ये जे निरपराध गेलेत, ज्या कुटुंबाला याचे अतिशय प्रतिकूल परिणाम सहन करावे लागले हे तुम्ही आम्ही समजूच शकणार नाही। आज अशा आरोपीच्या भारतात जेव्हा केस चालेल, न्यायव्यवस्था सुद्धा आपल्या कायद्याच्या चौकटीत त्याला शिक्षा देईल, तेव्हा जगामध्ये हा संदेश जाईल की या भारताकडे वाईट नजरेने बघू नये। राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या संमेलनात असं म्हटलं की दलित मुस्लिम आणि ब्राह्मणांमध्ये अडकलो आणि त्यामुळे ओबीसी जो आहे तो दूर गेला किंवा त्यांनी आमची साथ सोडली असं वक्तव्य त्यांनी केलं। सगळं पहिल्यांदा तर खरं बोलले, अभिनंदन त्यांचं की ते खरं बोललेत आणि त्यांना ही जाणीव झाली की या देशामध्ये जातीपातीचं राजकारण करण्याच्या ऐवजी विकासाचं केलं पाहिजे, गरिबांचं केलं पाहिजे। आनंदच आहे। आता विरोधी पक्ष नेत्यांना याची जाणीव झाल्याने आता पुढच्या अधिवेशनात लोकसभेत आनंदाने अनेक चांगल्या उत्तम दर्जाच्या चर्चा होईल। त्यांनी असं एक म्हटलंय की काँग्रेसची विचारधारा जी आहे ती संविधानाची आहे। नाही, या देशातल्या सर्वच राजकीय पक्षाला जेव्हा निवडणूक आयोगाकडे शपथपत्र द्यावं लागतं तेव्हा रजिस्ट्रेशनच संविधानाला आम्ही आमच्या पक्षाचा पूर्ण सन्मान आहे तेव्हाच रजिस्ट्रेशन मिळतं। आता ही सुद्धा सामान्य ज्ञान आहे, ही काही नवीन बाब आहे का? जनरल नॉलेज। भाऊ, 2014 नंतर मोदी राजकारणात आल्यामुळे देशाच्या विकास वाढलेला आहे, त्यामुळे ते मनुष्य नाही तर अवतार आहेत असं भाजपचे खासदार कंगना राणावत म्हणतायत। तुम्ही सहमत आहात का या वक्तव्याशी? असं आहे की आपापला प्रेम व्यक्त करण्याचे अनेक मार्ग आहेत, त्या मार्गापैकी काही लोक अशा पद्धतीचं स्टेटमेंट करतात। अशा स्टेटमेंटवर मला वाटतं की तुम्हीही लक्ष देऊ नये आणि मी समजदार आहो असं मला वाटतं म्हणून मी प्रतिक्रिया देऊ नये। भाऊ, प्रशांत कोरटकरला जामीन मिळाला त्या संदर्भात नाही, शेवटी कोर्टाने जामीन दिल्यावर मी कोर्टावर टीका कशी करेन? फक्त
वकिलांनी योग्य बाजू मांडली की नाही सरकारी, तेवढं तपासल्यावर मी प्रतिक्रिया देऊ शकेल. पण कोर्टाने निर्णय दिला, त्या निर्णयावर जर मी टीका टिप्पणी करणं मला वाटतं काही योग्य नाही. फक्त हे बघावं लागेल की सरकारच्या वकिलांनी बाजू मांडताना कुठं हयगय केलेली नसावी. भाऊ, तुळजापूरमध्ये धक्कादायक प्रकरण समोर आलंय. ड्रग्ज कनेक्शनमध्ये तुळजापूरची भवानी माता मंदिर त्यातले 16 पुजाऱ्यांचा सहभाग प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलेला आहे. मुंबईतली एक महिला त्या ठिकाणी ड्रग्ज खरेदी करत होती असंही पोलिसांच्या तपासात उघड झालं. नाही, गंभीर बाब आहे, अतिशय गंभीर बाब आहे. माँ भवानी जी आमच्या रक्ताच्या थेंबाथेंबामध्ये चैतन्य निर्माण करते, त्या तुळजापूरच्या पवित्र भूमीवर जर अशा पद्धतीने ड्रगचा अनैतिक व्यापार होत असेल तर गृह विभागाने अतिशय कडक लक्ष दिलं पाहिजे आणि जो कोणी या गुन्ह्यामध्ये सहभागी असेल त्याला शिक्षा दिली पाहिजे. भाऊ, किस तरीके देखते, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टेटमेंट दिया है, वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक सबसे बड़ा घोटाला जो है ईवीएम का वो महाराष्ट्र में हुआ विधानसभा, किस तरह देखते सर इसे? देखो, अपने पराभव की कारण मीमांसा विश्लेषण ये सत्य के आधार पे होना चाहिए. जब लाडली बहन योजना हमारे राज्य में शुरू हुई तब ये तो सौतेले भाई जैसा व्यवहार कर रहे थे, कोर्ट में किसी को भेज रहे थे, बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे. आपको मैं बता रहा हूं कि 43,325 से ज़्यादा बहनों ने लोकसभा से ज़्यादा वोटिंग किया. फिर हमारे विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे सभाएं लेना, मार्गदर्शन करना, और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई, इनका इतना शास्त्र शुद्ध सूक्ष्म नियोजन, और हमारे फिर 3 सेनापति थे, देवेंद्र जी थे, एकनाथ शिंदे जी थे, अजित दादा थे. तो कार्यकर्ताओं को लोकसभा के पराभव के बाद वो खरगोश और कछुए जैसी कथा हुई कि एक बार कछुआ जीत गया तो उसको लगने लगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, खरगोश से ज़्यादा तेज दौड़ सकता हूँ. वो एक ही बार कथा में वो जीतता है जब खरगोश थोड़ा बेसावध रहता है. ऐसे ही थोड़ा लोकसभा में संविधान बदलने की नई नई कहानियाँ रची गई और थोड़ा हम भी उस समय बेसावध रहे. हमें नहीं लगा कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऐसी गलत तरीके से हो जाएगा, और तब एक काम कर लिया. हमेशा वैसा थोड़ी काम है. भाऊ, एक और प्रश्न, जिस तरह 26/11 का जो एक मास्टरमाइंड था तैमूर राणा, उसे अब भारत लाया जा रहा है यूएस से, किस तरह देखते हैं ऐसे इतने बड़े आरोपी को जो है? कानून से ठोकना चाहिए. विश्व में ये भाव जाना चाहिए. हमारे भारत माता की ओर, देश की ओर अगर कोई गलत नज़र से देखेगा तो हम कानून से उसे ऐसा अंधा कर देंगे कि सैकड़ों जन्म तक वो वैसे ही पैदा होगा. 26/11 का हमला ये आज भी हमारे लिए एक दर्दनाक ऐसा आतंकी हमला रहा है. निरपराध भाई बहनों को तकलीफ हुई, जान गंवानी पड़ी, तो मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी शिक्षा उन्हें होनी चाहिए. क्या फांसी की मांग करेंगे इसमें? देखो, मैंने मांग करने से कोर्ट देती तो मैं मांग अभी करता हूँ. मैं तो एक बार फांसी क्या, मुझे तो लगेगा हर जन्म में हम ऐसा कोई रिसर्च करें, हर जन्म में उसको फांसी दो, ऐसा मेरे कहने से फांसी थोड़ी दी जाएगी. वो तो संविधान के चौकट में जो हमारे पास पुरावे होंगे उसके आधार पे दी जाएगी. सर, खुलताबाद का नाम बदलने को लेकर मांग को लेकर जो एमआईएम के नेता है इम्तियाज जलील, उनका बयान आया है कि इतना ही शहरों के नाम अगर बदलने हैं तो अपने बाप के नाम बदल दीजिए, और इतना ही हिम्मत है भाजपा वालों में, तो गुजरात के अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं बदलते? नहीं, यहाँ भाजपा वालों का विषय नहीं है. देश में कई बार नाम बदले गए, कई बार नाम बदले. मद्रास का नाम चेन्नई हुआ, बंगलोर का नाम बंगलुरु हुआ, त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम हुआ. तो ऐसे कई नाम बदले गए. अंग्रेज के समय में भी जब हमने उच्चार सही दिशा में नहीं किया तो हमने उनके भी नाम बदले. तो यहाँ पे खुलताबाद या उनका बाप हो सकता है, ये देश के भारतीयों का बाप कैसे हो सकता है? इसलिए शायद लोगों ने मांग की होंगी खुलताबाद का नाम बदल दो. इसमें तकलीफ होने की कोई आवश्यकता नहीं. ऐसी अगर तकलीफ आपको होती रहेगी तो इसमें नुकसान आपका है, देश का नहीं. सर, वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कानून जो पास हुआ था, अमेंडमेंट बिल, अब जिस तरीके से ममता बनर्जी कहती है कि मैं वक्फ बोर्ड जो है वेस्ट बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी जब तक मैं हूँ, किस तरह देखते सर ऐसे स्टेटमेंट को? कुछ नहीं, वो वोट की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति, यही नज़र से मैं देखूंगा. उनको ऐसा लगता है कि उस
पश्चिम बंगाल में 29% एक विशिष्ट धर्म के लोग हैं। हमने बिना काम करते हुए हमें अगर बार बार चुन के आना है तो हम इनके लिए ऐसी ऐसी बातें करें और हमें खुश होकर वोट दे, बाकी क्या है? ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसको और कोई नज़र से देखना नहीं चाहिए। ये कोई एकेडमिक और गुणवत्ता के आधार पे ये कही हुई बातें नहीं है। वेस्ट बंगाल में ये जो आने वाली इलेक्शन से वेस्ट बंगाल में आने वाले, इसके चलते तो स्टेटमेंट्स नहीं हो रहे। हाँ जी, चुनाव को जीतने के लिए ऐसे स्टेटमेंट होते हैं। जब आप अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बता के चुनाव जीत नहीं सकते, जब आप गरीबों की उन्नति से चुनाव जीत नहीं सकते, तब आप ऐसी घटिया स्तर की राजनीति पे उतर आते। महागाईचा वाढका उतारा दिसतोय। सीएनजीचे गॅस दर पुन्हा वाढलेले आहेत। मुंबईमध्ये काल घरगुती गॅस चे दर सुद्धा वाढलेले होते। विरोधक टीका करतात की महागाईच्या मुद्द्यावरती सरकार गंभीर नाही। हे खरं आहे, काही गोष्टींच्या संदर्भामध्ये आता काही दर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या काही घडामोडींनी वाढ गया, पण ते कमी सुद्धा होतील। हे काही क्षणापुरते, काही कालावधीपुरते असतात जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, कारण काँग्रेसनी या देशाला जे स्वावलंबी होऊच दिलं नाही ना, साधा मिळो सुद्धा इम्पोर्ट करावा लागायचा। आता कुठं आपण धीरे धीरे त्या मार्गावर चाललो आहे। क्रूड ऑइल फक्त विकत घ्यायचं, पर बॅरेल त्याच्यामध्येही गडबड घोटाळा करायचा, ही जी काँग्रेस संस्कृती आहे, आता हा जो काँग्रेसी संस्कृतीचा हे दुष्परिणाम आहे, हा निघायला काही वर्ष लागतील। सर, बिहार में भी जो है तेजस्वी प्रताप यादव का भी बयान आया है कि हमारी सरकार आने पर वक्फ संशोधन बिल को जो है कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। ठीक है, मगर मतदाता उनको कचरे के डब्बे से बाहर निकालने के बाद ही ये बात होगी ना, अभी तो वो खुद कचरे के डब्बे में है। थैंक यू सर। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।